अब जो लोग जो काफ़ी दिनों से मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो एक चीज़ जानते हैं कि मैं कभी भी क्लिकबेट नहीं करता। तो जो लोग नए हैं वो मेरे से ये उम्मीद कर सकते हैं कि मैंने इस बार भी ऐसा नहीं किया। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही पढ़ा है, द डेडलीस्ट फैमिली ऑफ अमेरिका। और ये परिवार है हमारी लेट 19th सेंचुरी की। आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ा होगा, उनके केसेस सुने होंगे, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सीरियल किलिंग फैमिली। और यकीनन आप लोगों ने आज तक कभी भी इस केस के बारे में नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आपकी स्क्रीन के पीछे आ जाता। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी वापस से हमें 1860s में लेके चलती है। अब नेटिव अमेरिकन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। नेटिव अमेरिकन के लोग जहाँ पे रहते थे सभी लोग एक साथ रहते थे और उन्हीं में से उनका एक इलाका था ओसेज काउंटी। ये काउंटी ओक्लाहोमा यूएसए में आती है। अब 1860s में ये काउंटी पूरी तरीके से नेटिव अमेरिकन से भरी हुई थी, लेकिन जब साल 1865 में द ग्रेट अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये सारे नेटिव अमेरिकन्स को ओसेज काउंटी से हटाकर लाबेटे काउंटी में भेज दिया। अब ये काउंटी कैंसस नाम के स्टेट में है। अब प्रेजेंट में लाबेटे काउंटी की पॉपुलेशन लगभग 20,000 लोगों की है। अब उस टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी इस चीज का अंदाजा मुझे नहीं है। ओसेज काउंटी में ज्यादातर जमीनें 5 परिवार में बटी हुई थी और वो 5 परिवार नेटिव अमेरिकन ही थे। तो जब नेटिव अमेरिकन लाबेटे काउंटी में शिफ्ट हुए तो ज्यादातर जमीनें यही 5 परिवार में बटी गईं। उन्हीं में से एक फैमिली थी बेंडर्स फैमिली, जिसके मेन लीडर थे जॉन बेंडर और उनकी वाइफ थी एल्विरा बेंडर। इन दोनों के 2 बच्चे भी थे। पहले का नाम था जॉन बेंडर और दूसरे का नाम था केट बेंडर। उस टाइम पे जॉन जूनियर की एज लगभग 60 साल की थी और उनकी वाइफ एल्विरा बेंडर की एज लगभग मिड 40s में थी। इन दोनों के बेटे जॉन जूनियर की एज थी 25 और उनकी बहन केट बेंडर्स की एज थी 23। आसपास के लोकल्स का ये मानना था कि बेंडर फैमिली जर्मनी से बिलोंग करती है, अगर जर्मनी से नहीं तो आसपास की कोई और यूरोपियन कंट्री से। अब क्योंकि जॉन बेंडर की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उनको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन उनकी वाइफ एल्विरा की इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक थी। लेकिन केट और जॉन जूनियर की इंग्लिश बहुत अच्छी थी और अक्सर अपने पेरेंट के बिहाफ से यही दोनों कम्युनिकेट किया करते थे। इस फैमिली ने अपनी जमीन पर एक केबिन बना लिया जो कि ठीक ठाक बड़ा था। उस केबिन के 2 हाफ थे। एक हाफ ही बेंडर फैमिली यूज किया करती थी और दूसरा हाफ किसी सोलो ट्रैवलर या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए रखा गया था जिसको एक छत की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो जगह रहने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। केबिन के आसपास बेंडर फैमिली ने सब्जियां और फल भी उगाए हुए थे और पहले हाफ में उन्होंने एक जनरल स्टोर ओपन किया हुआ था। अब आसपास के लोकल्स के अकॉर्डिंग ये फैमिली बहुत ज्यादा अजीब थी। लोगों ने अक्सर जॉन सीनियर को चलते चलते हंसते हुए देखा था, वो भी बिना किसी रीजन के। और इनकी जो बेटी थी केट बेंडर, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी। उसका ये कहना था कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती थी और तो और उनको मैसेजेस को कन्वे कर सकती थी। इतना ही नहीं, वो अक्सर बिना किसी वजह के स्पिरिचुअलिज्म पे भाषण दिया करती थी। अब बेंडर फैमिली का जो वो वेकेंट स्पेस था, अब उस स्पेस की वजह से आसपास के लोकल्स में ये फैमिली बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। अक्सर सोलो ट्रैवलर्स यहाँ पे आकर रुकते थे और कोई नॉर्मल आदमी से पूछता भी था कि क्या आसपास कोई रुकने की जगह है, तो वो सभी लोग बेंडर फैमिली के घर का एड्रेस उनको बता दिया करते थे। अब दूसरी तरफ केट और जॉन जूनियर संडे का स्कूल भी अटेंड किया करते थे। उस टाइम पे उस इलाके में कोई रेगुलर स्कूलिंग तो होती नहीं थी, इसलिए जितनी भी स्कूलिंग होती थी केट और जॉन उसको अटेंड करना चाहते थे। बेंडर फैमिली अपने केबिन के लिए तो फेमस थी ही, लेकिन एल्विरा और जॉन सीनियर किसी से भी ज्यादा सोशलाइज नहीं होते थे। अगर कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश भी करते थे, उसके बावजूद वो दोनों ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते थे। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ केबिन की वजह से ही नहीं, ये फैमिली इन सब रीजंस की वजह से भी चर्चे में रहा करती थी।
अब बेंडर फैमिली के अजीब बिहेवियर के बावजूद सोलो ट्रैवलर्स अक्सर वहां पे आकर रुका करते थे। अब बात है साल 1871 की। वहां पे एक ड्रम क्रीक नाम की जगह थी, मतलब एक तरह का खेत या फिर खाली लैंड ही समझ सकते हैं आप लोग। वहां पे एक जेंटलमैन जिनका नाम था मिस्टर जोन्स, उनकी लाश मिलती है। लेकिन इस चीज का पता नहीं चल पाता कि वो क्राइम किसने किया है। लेकिन ड्रम क्रीक के ओनर को लोग शक की निगाहों से देखने लगते हैं। 6 महीने बाद उसी ड्रम क्रीक के इलाके से थोड़ी सी दूर 2 और लाशें मिलती हैं। उन दोनों लाशों का गला कटा हुआ था, उसके साथ साथ उनके सिर पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार भी किया गया था। और बिल्कुल ऐसी ही हालत 6 महीने पहले वाली लाश यानी मिस्टर जोन्स की भी थी। अब उस इलाके से और लोग भी गायब होने लगते हैं। अब लोगों का ये मानना था कि वहां पे कुछ चोर या डकैत टाइप के लोग ये सारी हरकतें कर रहे थे और इसी रीजंस की वजह से वहां के लोकल्स उन रास्तों को अवॉइड कर रहे थे। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू तो कर दी और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कुछ इनोसेंट मैन को पकड़ भी लिया, क्योंकि उनका ही मानना था कि वही लोग वो सारी किडनैपिंग एंड मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बिना कोई सबूत होने की वजह से उन सभी आदमियों को रिलीज करना पड़ा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और कुछ दिनों बाद एक चीज सामने आई कि वो दोनों लोग जिनकी लाश पुलिस को वहां से मिली थी, वो दोनों एक ट्रैवलर थे और वो बेंडर फैमिली के केबिन में रुके भी थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई ठोस सबूत तो उनको नहीं मिला, लेकिन उनको ये अंदाजा लग गया कि ये सभी मर्डर्स कैसे न कैसे करके बेंडर फैमिली से रिलेटेड थे, क्योंकि वो सारे लोग बेंडर फैमिली के केबिन में जरूर रुके थे। पुलिस का ये मानना था कि जब भी कोई पैसे वाला ट्रैवलर बेंडर फैमिली के केबिन में आकर रुका करता था, बेंडर फैमिली उसको मार दिया करती थी। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि वो लोग इस चीज को परफॉर्म कैसे करते थे। केट, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वो आदमियों को अपनी ब्यूटी से केबिन के बैक साइड वाले पोर्च में ले आया करती थी। और जब उन ट्रैवलर्स का ध्यान केट पर हुआ करता था तो पीछे से आकर जॉन या जॉन जूनियर एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से उस ट्रैवलर के सिर पर वार कर दिया करते थे। और अगर वो ट्रैवलर नहीं मरता है तो केट या उनकी माँ एल्वीरा, दोनों में से कोई एक ट्रैवलर के गले को काट देती हैं। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इस टाइम में पुलिस के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे किसी भी केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उनको कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था और बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। अभी तक पुलिस ने ये जो भी चीजें रिवील करी हैं, ये अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही रिवील करी हैं। ट्रैवलर्स को मारने के बाद बेंडर फैमिली या तो उसे किसी दूर इलाके में फेंक आया करती थी या तो अपनी ही दूर की जमीन में उन्हें गाड़ दिया करते थे। साल 1872 से लेके 1873 तक उन्होंने कई सारे मर्डर्स किए। बेन ब्राउन नाम के आदमी, जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा था, बेंडर फैमिली ने पहले उनको मारा और फिर अपनी ही जमीन में उनको गाड़ दिया। 1872 में ही WF मैक्रोटी नाम के आदमी बेंडर फैमिली के केबिन में रुकने के लिए आते हैं। उनके पास हॉर्स वैगन था जिसकी डिमांड उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। बेंडर फैमिली के केबिन में रुकने के बाद उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। दिसंबर 1872 में एक आदमी जिनका नाम जॉर्ज लॉन्चर था, वो कैंसस से आयोवा शिफ्ट होना चाहते थे और उनके साथ उनकी अपाहिज बेटी भी थी। अब क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते थे, इसी वजह से उनके पास अच्छा खासा पैसा था। लेकिन जॉर्ज लॉन्चर और उनकी अपाहिज बेटी कभी भी आयोवा पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो रास्ते में बेंडर फैमिली के केबिन में रुक गए थे। बेंडर फैमिली ने उन्हें मारकर अपनी ही जमीन में गाड़ दिया था। एक भयानक चीज यहाँ पे और होती है कि उनकी अपाहिज बेटी बेंडर फैमिली ने उस लड़की को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया था। एक और आदमी जिनका नाम जॉनी बॉयल था, वो अपने घोड़े के साथ बेंडर फैमिली के केबिन में रहने आते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी भी लाश दूर एक खाली जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। साल 1873 तक लगभग बेंडर फैमिली ने 11-12 लोगों को मार दिया था और बहुत ही ईजिली वो इन मर्डर से बच जा रहे थे। अब 1873 के स्प्रिंग में डॉक्टर विलियम हेनरी नाम के आदमी ने उसी रूट से ओसेज टाउनशिप जाने का सोचा। डॉक्टर विलियम हेनरी जॉर्ज लॉन्चर के ही दोस्त थे। ये वही आदमी है जिनको बेंडर फैमिली ने उनकी अपाहिज बेटी के साथ मार दिया था और डॉक्टर विलियम हेनरी उसी रूट से आगे जाने लगे। और कुछ दिनों बाद जब उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने उनसे कोई भी चीज़ नहीं सुनी, तो वो सारे लोग बहुत ज़्यादा सचेत हो जाते हैं।
डॉक्टर विलियम हेनरी भी जब उसी रूट से गए तो मतलब लपेटे काउंटी में ज़रूर पहुंचे होंगे। और लपेटे काउंटी में रुकने की एक बहुत फेमस जगह है और उस फेमस जगह को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी तक आप लोग उम्मीद कर चुके होंगे कि उनके साथ क्या हुआ होगा। अब विलियम हेनरी के भाइयों ने उनकी सर्च बहुत अच्छे तरीके से चालू कर दी। पूरे ओसेज रीजन में लपेटे काउंटी में डॉक्टर विलियम हेनरी को बहुत जोर शोर से ढूंढा जा रहा था। अब डॉक्टर विलियम हेनरी के भाई कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि वो सिविल वॉर के एक वेटरन लॉयर थे और उनका नाम था कॉलोनेल अलेक्जेंडर यॉर्क। डॉक्टर विलियम हेनरी को ढूंढते ढूंढते अलेक्जेंडर बेंडर फैमिली के घर पहुंच जाते हैं। वहां पे बेंडर फैमिली ने उनको ये बताया कि एक रात डॉक्टर विलियम हेनरी उनके यहाँ पे रुके थे, लेकिन सुबह होते ही वो वहां से चले गए थे। अलेक्जेंडर ने उनकी बात को सच माना और विलियम हेनरी की तलाश में वो आगे चले जाते हैं। उनका ही मानना था कि विलियम के ऊपर आगे वाले रास्तों पे ही किसी ने अटैक किया था, मतलब किसी तरीके के चोर या डकैत टाइप के आदमी ने। अब एक बात आप सबके ध्यान में आ रहा होगा कि इतने लोग बेंडर फैमिली के केबिन में रहने के बाद या तो मरे हुए पाए गए या फिर गायब हो गए। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या आसपास के लोकल्स को बिल्कुल भनक नहीं लगी होगी? लेकिन अभी तक सबको लग चुकी थी। अब विलियम हेनरी को एक सर्च टीम भी ढूंढ रही थी और उस सर्च टीम को उस इलाके के लोकल्स ने बेंडर फैमिली के पास्ट के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ करवाया। एक लेडी ने यह भी बताया कि एक रोज जब वो बेंडर फैमिली के घर पे किसी काम की वजह से चली गई थी तो एल्विरा बेंडर ने उनको चाकू लेके दौड़ा लिया था। इन सब एलिगेशंस के बाद कॉलोनेल अलेक्जेंडर एक बार फिर से बेंडर फैमिली के घर पे चले जाते हैं और वहां पे जाने के बाद वो उन पर डायरेक्टली सारे एलिगेशंस लगाने लगते हैं। अब जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, बेंडर फैमिली ने सभी एलिगेशन से डिनाई कर दिया। उल्टा एल्विरा बेंडर उनको ये बोलने लगी कि उनकी बेटी कोई मामूली इंसान नहीं है और उसके पास कुछ शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जो किसी विच के पास होती हैं। उस दिन सबको एक चीज पता चली कि एल्विरा को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है और अभी तक उनके और उनके पति ने सबको ऐसे गुमराह करके रखा था जैसे उनको बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश नहीं आती। अब जो लोग कॉलोनेल अलेक्जेंडर को असिस्ट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ये सारे मर्डर्स बेंडर फैमिली ने ही करे हैं और उनको उनकी प्रॉपर्टी सर्च करनी चाहिए। इस पर अलेक्जेंडर ने ये बोला कि बिना किसी सबूत के ऐसा कोई भी वारंट लेना उतना आसान नहीं है। इसी बीच केट बेंडर कॉलोनेल अलेक्जेंडर के पास जाती हैं और ये बोलती हैं कि अगर वो अकेले में आएंगे तो वो अपनी एबिलिटीज को यूज करके उनके भाई को ढूंढने में मदद कर सकती है। इसी बीच लेपेटे काउंटी की ओसेज टाउनशिप बहुत ज्यादा चर्चे में आ गई थी और आसपास सभी काउंटीज का ये कहना था कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं वो सारे मर्डर्स ओसेज टाउनशिप में ही हो रहे थे। अब एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो लपेटे काउंटी के अंदर ओसेज टाउनशिप थी और इसी टाउनशिप में ये सारे लोग रह रहे थे। ओसेज काउंटी अलग थी जहाँ से सारे नेटिव अमेरिकन उठकर लपेटे काउंटी में तो आ गए थे, लेकिन जहाँ पे बेंडर फैमिली के आसपास के लोग रह रहे थे उस इलाके का नाम ओसेज टाउनशिप ही उन्होंने रखा था, लेकिन जो काउंटी थी वो लपेटे काउंटी थी। मैं जानता हूँ ये चीज आप लोगों को थोड़ी समझने में कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन प्लीज आप लोग इस चीज को समझने में कोशिश करिएगा। अब आसपास के सारी कम्युनिटीज ने ओसेज टाउनशिप के ऊपर सीधा सीधा एलिगेशंस लगा दिए कि ये सारे मर्डर्स ओसेज टाउनशिप में हो रहे हैं और वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ के स्कूल हाउस में एक मीटिंग रखी गई जहाँ पे ओसेज टाउनशिप के 75 मेंबर्स आते हैं और उस मेंबर में जॉन जूनियर और उनके पिता जॉन सीनियर भी थे। उसी में कॉलोनेल अलेक्जेंडर भी मौजूद थे और वहाँ पे ये चीज डिस्कस हुई कि एक सर्च वारंट जारी किया जाएगा जिसकी वजह से पूरे ओसेज टाउनशिप को अच्छे तरीके से सर्च किया जाएगा, जिसमें कि हर एक घर और हर एक जमीन मौजूद होगी। अब बिली नाम का एक किसान एक रोज बेंडर फैमिली की प्रॉपर्टी के नजदीक से ही गुजर रहा था, तो उसने एक चीज नोटिस करी कि प्रॉपर्टी के सारे जानवर बाहर घूम रहे थे और उनको किसी ने भी खाना नहीं दिया था। और पास से देखने पे ये चीज पता चली कि बेंडर फैमिली अपने घर पर नहीं थी। उसने तुरंत कॉलोनेल अलेक्जेंडर को इन्फॉर्म किया और ये बताया कि यही सही मौका है उनकी प्रॉपर्टी को सर्च करने का। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 2 दिन तक सर्च नहीं हो पाई। तीसरे दिन अलेक्जेंडर अपनी टीम को लेकर बेंडर की प्रॉपर्टी पे पहुंच जाते हैं। पहले तो टीम ने थोड़ा बहुत सर्च किया और ये चीज सामने आई कि बहुत जल्दी में ही बेंडर फैमिली वहां से कहीं भाग गई है। और इसके बाद अलेक्जेंडर की सर्च टीम ने
उनकी पूरी ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। जब वो लोग उनकी ज़मीनों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो ये चीज़ सामने आई कि उनकी ज़मीन इस तरीके से लग रही थी जैसे उनकी रोज़ खुदाई हो रही थी और उनको बंद किया जा रहा था। कहीं कहीं की ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे थी, मतलब मिट्टी ऊपर नीचे थी। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गड्ढे भी आसपास की ज़मीनों में मौजूद थे। इसकी वजह से अलेक्जेंडर की टीम ने ये डिसाइड किया कि वो सारी ज़मीन को खोदेंगे। और जब उन्होंने पूरी ज़मीन को खोदा तो वो ज़मीन नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान ज़्यादा लग रहा था। उन्हीं लाशों में से एक अलेक्जेंडर के भाई डॉक्टर विलियम हेनरी की भी थी। लाशों के साथ साथ वहाँ पे कुल्हाड़ी और सारे औजार जिनसे इंसानों को मारा जा सकता था उन्हीं ज़मीनों में लाशों के साथ गड़े हुए थे। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि बेंडर फैमिली एक्चुअली में बेंडर थी ही नहीं। जॉन बेंडर का असली नाम जॉन फ्लेकिंगर था। उनके बेटे जॉन जूनियर का नाम जॉन गेबहार्ट था और एल्विरा बेंडर का असली नाम अल्मायरा हेल मार्क था। कुछ दिनों बाद वहां से 12 मील दूर यानी एक थायर टाउन था, उसके पास से ही बेंडर फैमिली का हॉर्स वैगन पाया गया था। इसका साफ मतलब ये था कि बेंडर फैमिली पुलिस से भाग रही थी। बेंडर फैमिली की कुछ साइटिंग से ये चीज़ सामने आई कि केट और जॉन जूनियर न्यू मैक्सिको की तरफ गए हैं और एल्विरा और जॉन सीनियर मिसूरी की तरफ। अब क्योंकि बेंडर फैमिली भाग गई थी इसीलिए कॉलोनल अलेक्जेंडर ने और स्टेट के बड़े लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो बेंडर फैमिली के ऊपर कैश रिवॉर्ड रखेंगे कि जो भी उनको पकड़ के लाएगा उनको पूरे $2000 दिए जाएंगे और कोई अगर ठोस सबूत प्रोवाइड करेगा तो उनको $1000 दिए जाएंगे। अब इसके बाद बेंडर फैमिली की पूरे कंट्री में बहुत सारी साइटिंग्स हुई लेकिन कभी भी कोई मेंबर एक साथ नहीं पाया गया। उनके भाग जाने की वजह से एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जिन लोगों को बेंडर फैमिली ने मारा था उनकी फैमिली ने अक्सर इनोसेंट लोगों को पकड़ लिया था जो कि बेंडर फैमिली की तरह दिखते थे। मतलब ऐसे कई सारे इनोसेंट्स अक्सर वो फैमिली के लोग पुलिस के पास लेकर आया करते थे या पुलिस को इन्फॉर्म करते थे। अब आप खुद ही समझिएगा कि ये ज़माना बहुत ज़्यादा पुराना है और इसी वजह से उनकी पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और सिर्फ इसी वजह से बहुत सारे इनोसेंट्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। बेंडर फैमिली का केस अपने मर्डर से ज़्यादा जो उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखी हुई थी उसके लिए ये केस ज़्यादा फेमस हुआ। जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि ये फैमिली एक मेड अप फैमिली थी जो सिर्फ एक फैमिली बनी थी लोगों को मारकर उनके पैसे हड़पने के लिए, जिसके लीडर थे जॉन फ्लेकिंगर यानी जॉन बेंडर। वो या तो जर्मनी के इमिग्रेंट थे या फिर नॉर्वे के। एल्मेरा जिनका असली नाम अल्मायरा हिल मार्क था, उनकी पहली शादी साइमन मार्क से हुई थी और उन दोनों के पूरे 12 बच्चे थे। और इसके बाद उन्होंने विलियम स्टीफन ग्रिफिथ नाम के आदमी से शादी कर ली। अब उनसे जुड़े ह्यूमर्स ये थे कि उन्होंने अपने दोनों हस्बैंड को मार दिया था, उसके साथ साथ उन्होंने अपने कई बच्चों को मार दिया था। अब जो केट थी वो अल्विरा की 5वीं बेटी थी और इसके साथ साथ नेबर शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहे थे कि जॉन जूनियर और केट भाई बहन नहीं बल्कि पति पत्नी थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि साल 1884 को जॉन फ्लेकिंगर, जिनको हम जॉन बेंडर के नाम से भी जानते हैं, वो एक और मर्डर के चक्कर में पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे, लेकिन मिशिगन लेक में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद साल 1889 में एक मिशिगन की ही माँ बेटी पुलिस की गिरफ्त में आई थी, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि वही माँ बेटी केट और एल्विरा बेंडर थी। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत न होने की वजह से कोर्ट में वो ये चीज प्रूव नहीं कर पाए और जज ने उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। बेंडर फैमिली एक सीरियल किलर फैमिली थी। इस केस से जुड़े इतने ज्यादा ह्यूमर है कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस चीज में कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या वो रूमर्स है या फिर रियलिटी। आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते टाइम आप लोगों से ज्यादा कंफ्यूज था। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये केस अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब जाने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैंने कई 19वीं सेंचुरी के केसेस को कवर किया है, तो कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। देखिए, मैं इस चीज से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे केसेस 21st सेंचुरी 20th सेंचुरी में है, वैसे ही ब्रूटल केसेस 19th सेंचुरी में भी होते रहे हैं और मैं आप लोगों को इस वास्तविकता से उजागर कराना चाहता हूँ। तो मेरे किसी भी इंटेंशन को आप लोग गलत मत समझिएगा और जो भी केसेस मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा वो बहुत ज्यादा शॉकिंग, ट्विस्टेड एंड ब्रेथ टेकिंग होगा, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा यूनिक भी। चलिए
अब आप लोगों का क्या कहना है इस केस के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तो और मेरे लेट 19th सेंचुरी के केसेस को कवर करने के बारे में आप लोगों का क्या विचार है उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम लोग दोबारा नहीं मिलते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और सबसे ज्यादा जरूरी ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है।